कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है फैमिली काउंसलिंग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है योग से रखें परिवार को स्वस्थ। दर्शकों, कहते हैं कि यदि आपको समय के साथ आगे बढ़ना है तो अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। और ये शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, ये मन स्वस्थ कैसे रहेगा? योग के माध्यम से। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ही इस दिन को मनाने का कारण ये है कि ये दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। जिस प्रकार ये दिन लंबा होता है उसी प्रकार हमारा जीवन भी दीर्घ हो, लंबा हो। बस इसी के कारण इस दिन को मनाने के लिए चुना गया है। दर्शकों, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगा एक्सपर्ट रेहाना बेगम जी। रेहाना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि योगाभ्यास के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? सुषमा जी, योगाभ्यास की तैयारी अत्यंत आवश्यक है, तभी आप योग का भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो योग के लिए आपके जो वस्त्र हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, सूती के होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए। ज़्यादा चुस्त दुरुस्त कपड़े न पहने, सिंथेटिक कपड़े न पहने। और योगाभ्यास जब भी करें इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेट खाली होना चाहिए। वैसे तो योगाभ्यास के लिए प्रातःकाल और सायंकाल के समय की अनुशंसा की जाती है। प्रातःकाल सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त का समय और संध्या काल सूर्यास्त के समय। लेकिन अगर आप इस समय नहीं दे पाते हैं तो आप दिन में किसी भी समय योगाभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका पेट खाली हो। और इस बात का ध्यान रखें जो स्थान है वह साफ़ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, नमी वाला स्थान न हो, प्रदूषित स्थान न हो। इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा रेहाना जी, एक मन में एक प्रश्न आया है कि हमारे जो हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम कई तरह के भावों को अपनाते हैं। इसमें से क्रोध भी है। कुछ हमारे मन का ना हुआ तो वो हमें क्रोध की ओर लेकर जाता है। तो क्रोध को योग के माध्यम से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मानव मन में कई प्रकार के विकार होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो उसमें जो क्रोध है वो बहुत ही शक्तिशाली है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो जब भी क्रोध आए तो इस बात का ध्यान रखें कि उस स्थान को जल्द से जल्द छोड़ दें। पहला तो ये, अगर आप स्थान नहीं छोड़ पाते हैं, किसी ऑफिस वगैरह में है या ऐसी जगह पे हैं, तो आप ठंडा पानी तो वहाँ अवश्य ही मौजूद होगा, आप ठंडा पानी पी लीजिए। अगर आप ठंडा पानी भी मौजूद नहीं है तो आप उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ 27, मैं सांस छोड़ रहा हूँ 27। इस प्रकार से 27 से लेकर 1 तक। तो जब तक आप 27 से लेकर 1 तक पहुँचेंगे तो गुस्सा आपका शांत हो चुका होगा। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी अभ्यास है, अगर आप नियमित रूप से क्रोध करते हैं तो इस मानसिक विकार को दूर करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो जो शशांक आसन है वह क्रोध को शांत करने में मददगार होता है। तो इसके लिए आपको घुटने के बल बैठ जाना है और आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने माथे को ज़मीन पर लगाना है। तो इस क्रिया से जो है आपके शरीर में रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ होगा और जो उत्तेजित नसें हैं वह शांत होंगी और आपका क्रोध भी धीरे धीरे शांत होगा। तो नियमित रूप से आपको शशांक आसन का अभ्यास करना होगा क्रोध को दूर करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार का अनिल कुमार मिश्रा बोल रहे हैं। अनिल कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? योग के बीपी शुगर से परेशान रहते हैं, पेट में कब्ज रहता है मैडम। मिश्रा जी, आप फिर से एक बार प्रश्न करेंगे? जी, प्रश्न एक बार फिर से करेंगे अपना? जब शुगर बीपी है और हेलो, शुगर बीपी है आपको? जी जी जी। तो इसको योग से कैसे ठीक कर सकते हैं रेहाना जी? जी जी। कब्ज भी रहता है, पेट में कब्ज भी रहता है, तो योग से कैसे इसका निदान किया जा सकता है रेहाना जी? कब्ज की जो बीमारी है वह जो है हमारे पेट से संबंधित होती है। अगर आपका पेट नियमित रूप से साफ़ नहीं होता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है पानी की मात्रा बढ़ा दें। दिन भर में आप ये नोटिस करें कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य ही पिए। और आप जो भोजन लेते हैं वो आपका भोजन रेशेदार युक्त होना चाहिए, फाइबर फूड की उसमें मात्रा होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। अपने भोजन में जो है आप हरी सब्जियां
और फल और ताज़े जो कि ताज़े हों अवश्य ही शामिल करें। और ज़रूरी जो योगाभ्यास है वह यह है, जैसे कि आपने शुगर के लिए बताया और दूसरी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर के लिए हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपने जो बताया, तो हाई ब्लड प्रेशर जो बीमारी है वह एक प्रकार का डिसऑर्डर है और इस डिसऑर्डर को आप योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हृदय मुद्रा बहुत ही उपयोगी मुद्रा है, तो वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आप अपने हाथ की जो उंगली है, तर्जनी उंगली को आप बेंड कीजिए और उसे अंगूठे के आधार पर लगा लीजिए। अब अपनी मध्यमा और अंगूठी पहनने वाली उंगली यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से जोड़ लीजिए और इस प्रकार से हृदय मुद्रा लगाइए, अपने घुटने के ऊपर आराम से रख लीजिए। तो इस अवस्था में आपकी तर्जनी उंगली आपके अंगूठे के आधार पर होगी, आपका मध्यमा और उसके बाद की जो अंगूठी पहनने वाली उंगली है वो आपस में जुड़ी होगी और जो छोटी उंगली है वो सीधी होगी। इस प्रकार से हृदय मुद्रा लगाइए और कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हृदय मुद्रा है आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को हृदय की तरफ प्रवाहित करती है, जिसके कारण से हमारा जो हृदय जो है शुद्ध रक्त के प्रवाह के कारण जो है यह जो प्रॉब्लम है वह दूर होती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हृदय मुद्रा से कुछ दिनों के अभ्यास से धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। और शुगर की जो बीमारी है वह एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है, जब हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रॉपर रूप से जो है सिक्रेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो है हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए आगे झुककर, यानी कि आप जो है अपने शरीर को हिप जॉइंट से आगे की तरफ झुकाइए जिससे पैंक्रियास पर प्रेशर करे। इसके लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन और दूसरे आगे झुकने वाले आसन बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और किसी भी योगा एक्सपर्ट के अंडर ही ये ट्रेनिंग करें, है ना? हाँ, तो जब भी आप योग की शुरुआत करें, क्योंकि आप नए अभ्यासी बनेंगे, तो आप जो है किसी कुशल योग शिक्षक के निगरानी में ही इस अभ्यास को सीखें। तो उम्मीद है अनिल कुमार जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और जिन स्टेप्स को हमारे योगा एक्सपर्ट ने आपको बताया है आप उनका अनुसरण करेंगे और अपनी प्रॉब्लम से ज़रूर निजात पाएंगे। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुकेश कुमार कुमावत। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए। मुकेश जी अपना प्रश्न पूछिए। मैम मैं पूछ रहा था मन को एकाग्र करने के लिए क्या तरीके हैं? जी, मन को एकाग्र करने के लिए क्या तरीका है? मन तो की जो प्रवृत्ति होती है वह चंचल प्रवृत्ति होती है, तो आप अपने मन को योगाभ्यास के द्वारा कंट्रोल में कर सकते हैं। तो प्राणायाम जो है इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है और साथ ही साथ ध्यान। तो मैं आपको एक उपयोगी प्राणायाम बताने जा रही हूँ और उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप जो है अपनी तर्जनी उंगली को अपने कान के जो मुख्य द्वार है उस वहाँ पर लगाएंगे, या कान के पर्दे से आप अपने कान को बंद कर सकते हैं। इसके पश्चात आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए और गले के जो निचला हिस्सा है यहाँ पर अपनी सजगता को बनाए रखते हुए सांस को बाहर छोड़िए। इस क्रिया में जो है गले से हमिंग साउंड निकलेगा, भौरे की गुंजन की आवाज़, वो आपको निकालनी है और लगातार आपको इस अभ्यास को करना है 9 से 11 राउंड प्रतिदिन। सांस लेंगे और अब भौरे की गुंजन की आवाज़ गले से तो ये था भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा आप अपने मन को धीरे धीरे एकाग्रचित बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। भ्रामरी प्राणायाम से आप भी अपने समस्या का निदान पा सकते हैं। रेहाना जी, एक और प्रश्न है, एक और, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की भी बात हुई, क्रोध की बात हुई, शुगर बीपी सब हमने बात कर ली, थायराइड भी एक समस्या है। इस समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है योग के माध्यम से?
थायराइड जो है आजकल यह बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई है, और थायराइड जो है यह हमारे गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड, यह उस पे असर डालती है, जिसके कारण से या तो व्यक्ति ओबिसिटी का शिकार हो जाता है या उसके शरीर क्षीणकाय हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो हार्मोन का जो सिक्रेशन है वह प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए हम आपको एक ज़रूरी प्राणायाम बताने जा रहे हैं, और इस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम में आपको अपने गले के निचले हिस्से में फोकस करना होता है, जिसे कंठकूप कहा जाता है। कंठकूप में फोकस आप कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और उसके पश्चात आपको कुछ देर तक नाक से श्वास प्रश्वास करना है। जब आपकी सांस धीमी और गहरी हो जाए तो आप कल्पना कीजिए मानसिक रूप से कि गले के हिस्से से आप सांस अंदर ले रहे हैं और वहाँ से ही सांस छोड़ रहे हैं। मैकेनिकली तौर से यह क्रिया नाक से हो रही है, नासिकाओं के द्वारा हो रही है, लेकिन आपको अपनी कल्पना शक्ति से ऐसा सोचना है कि आप गले से श्वास अंदर ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। इस क्रिया में जो है आपके गले में एक हल्का सा घर्षण होगा, अंदर जो है हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि मान लो कोई छोटा बच्चा खर्राटे की आवाज़ ले रहा हो, और इस क्रिया को सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। यह बहुत ही सूक्ष्म आवाज़ होगी, सूक्ष्म ध्वनि होगी। यह जो क्रिया है हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पर असर डालती है, और धीरे धीरे आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में आने लगता है। तो रेहाना जी, ये जो आपने अभी योगाभ्यास बताया, ये क्योंकि थायराइड दो तरह का होता है, एक में जिसमें शरीर बहुत मोटा होता है और एक में शरीर दुबला हो जाता है। क्या दोनों थायराइड में ये योगाभ्यास? जी हाँ सुषमा जी, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों ही प्रकार के थायराइड में यह प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हमारे एक और कॉलर रेहाना जी हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो मैम, मैं रविंद्र राजपाल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश बैतूल से। जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैम, मेरा छोटे भांजे चाचा की लड़की तो अभी 10th में है और दूसरा 6th क्लास में है, तो उनका मैम पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। उनको पढ़ाते हैं डेली दिन भर, बट अभी लॉकडाउन चला तो उस दौरान स्कूल और कोचिंग भी इनकी ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। तो मैम उस दौरान हम घर पे पढ़ाते हैं बट उनको मन नहीं लगता है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम से कि योगा के जरिए कुछ आप बताइए, योगा या फिर खान पान में कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या कि पढ़ाई में मन लगे? जी, योगा के माध्यम से बच्चे को कैसे इंटरेस्ट दिलाया जाए पढ़ाई की ओर? बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो चंचल प्रवृत्ति होती है, तो बच्चों के मस्तिष्क को हम जो है प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसके दो हिस्से होते हैं, एक जो होता है दायां गोलार्ध राइट हेमिस्फीयर और दूसरा बायां गोलार्ध लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो दोनों गोलार्धों में बैलेंस लाने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको ये अभ्यास मैं करके दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आप जो है अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद कर लीजिए और अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा इसे आप अपने भ्रू मध्य पर रख लीजिए। दूसरा हाथ घुटने पे रहेगा। अब आपको आंखें बंद रखते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेना है। अब अंगूठी पहनने वाली उंगली से बाईं नासिका को बंद कीजिए, दाएं से अंगूठा हटा दीजिए, दाएं को खोल दीजिए और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़िए। फिर आप दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर अंगूठे से बंद कर बाईं से सांस छोड़िए। तो यह जो क्रिया है यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कहलाता है। यह हमारे मस्तिष्क में जो है प्राण शक्ति को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है और इससे मस्तिष्क में ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और यह आपके मन को जो है वो एकाग्रचित बनाता है। तो यह जो प्राणायाम है यह बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है, क्योंकि प्राचीन समय में जो है बच्चों को 8 वर्ष की अवस्था में प्राणायाम की शिक्षा दी जाती थी और वह इसलिए था कि ताकि उनका मन जो है वो भटके नहीं, वो एकाग्रचित रहे। और इस समय बच्चों के फेफड़ों की जो थैलियां हैं उसका भी समुचित विकास हो चुका होता है। तो अगर आपके बच्चों की उम्र 8 वर्ष है या उससे अधिक है तो आप उन्हें यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास सिखा सकते हैं। तो गायकवाड़ जी, उम्मीद है आप भी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है अपने बच्चों को करवाएंगे और उनका दिमाग पढ़ाई की ओर जरूर प्रेरित करेंगे। हमारे एक और कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
मैं ग्राम कन्या दोस्तों जिला बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए प्रश्न क्या है आपका? जी हमको ये जानना है कि इन दिनों क्या है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है ना, हम्म। तो ये कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या योगासन या फिर प्राणायाम के माध्यम से भी इसका कोई योगदान हो सकता है क्या वायरस से बचने के लिए? और यदि हो सकता है तो कौन सा योगासन हमें करना चाहिए? जी रेहाना जी। आजकल जो महामारी फैली हुई है कोरोना, और उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके द्वारा आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि जो कि जंगल में रहते थे, उन्होंने देखा कि जो जीव धीमी, गहरी और लंबी सांस रहते हैं उनका जीवन काल जो है लंबा रहता है। जैसे कि अजगर हुआ या फिर व्हेल मछली हुई, हाथी हुआ, क्योंकि इनका जो सांस लेने की जो गति है वह कम होती है। लेकिन जो जीव जल्दी जल्दी सांस लेते हैं जैसे कि खरगोश, कुत्ता वगैरह, इनका जीवन काल कम होता है। तो उन्होंने इस पर शोध किया और प्राणायाम की खोज की। तो प्राणायाम जो है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसके लिए ज़रूरी जो प्राणायाम है, जो अभ्यास है, वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं वह आमतौर पर पेट से श्वसन करते हैं। तो जो पेट से श्वसन का अभ्यास है वह आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। तो वो अभ्यास मैं आपको करके दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए आपको, इस श्वसन का नाम है उदरीय श्वसन। इसके लिए नॉर्मल हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं नाक से लेते हैं, लेकिन हम सजग नहीं होते। दिन भर में आप 21,600 बार सांस लेते हैं, लेकिन एक भी सांस के प्रति आपकी सजगता नहीं होती। तो आप सजगता को बढ़ाकर इसका अभ्यास कीजिए। अपनी सांसों को अपने पेट के क्षेत्र में, अपने उदर के क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ को भी उदर के क्षेत्र में रख सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस लेंगे और अपने पूरे पेट को फैलाना है, उसका प्रसार करना है इस प्रकार से। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना है। इस प्रकार से पेट में श्वास प्रश्वास की सजगता आप करेंगे। और यह जो श्वसन है यह आपकी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको धीमा बनाता है, गहरा बनाता है। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जाओं का संचरण होता है। यह जो अभ्यास है उदर श्वसन, इसको आप धीरे धीरे बढ़ाइए। कुछ दिन तक 11 राउंड तक कीजिए, फिर उसके बाद 15 राउंड तक, फिर 21 राउंड तक और फिर 27 राउंड तक। उदरी श्वसन के बाद जो अगला श्वसन है वह है वक्ष श्वसन। तो वक्ष श्वसन में आप जब सांस लेंगे तो अपने फेफड़ों को पूरी तरह से श्वास से भरिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपने फेफड़ों से पूरी तरह से श्वास को खाली कर दीजिए। और अंत में आपको हंसली श्वसन यानी कंधे तक ऊपर, फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक श्वास को भरना होता है और फिर सांस छोड़ना होता है। तो आपने उदर श्वसन सीखा, फिर आपने वक्ष श्वसन सीखा, और जो तीसरा जो ऊपरी हिस्से में आप सांस भरेंगे वो हंसली श्वसन है। तो जब आप इन तीनों श्वसन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो वह यौगिक श्वसन कहलाता है। तो आपको धीमी गहरी सांस लेना है पेट में, सीने में और ऊपर कंधे तक, फिर सांस छोड़ते हुए कंधा, सीना और फिर पेट। तो पहले आप कुछ दिन तक उदर श्वसन कीजिए, फिर वक्ष श्वसन और फिर कंधे तक, और फिर धीरे से फिर उसे उदरी श्वसन में आप उसे बढ़ाइए। अपनी क्षमता के अनुसार इस श्वसन को कीजिए। यह जो अभ्यास है आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में बहुत ही कारगर और सहायक सिद्ध होगा। और किसी भी महामारी से लड़ने के लिए श्वसन तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो गोविंद जी, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन जी? नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, चंद्रपाल पट्टे। चंद्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बताइए प्रश्न क्या है आपका? हमारे अपना प्राणायाम की विधि जी, प्राणायाम की विधि रेहाना जी ये जानना चाहते हैं, चंद्रपाल पटले जी।
प्राणायाम, जैसे कि आज के जो प्रोग्राम में हमने कई प्राणायाम सीखा, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। तो यह जो सारे प्राणायाम है यह हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से विकास भी करते हैं। तो इन प्राणायामों को जो है आप कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखिए। लेकिन उससे पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदर श्वसन, वक्ष श्वसन और यौगिक श्वसन का जो क्रिया बताया है, उससे आप अपने जो सांस लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो प्राणायाम कई प्रकार के हैं और कुछ की डेमो आपको यहाँ पे रेहाना जी ने दिया भी। और आपसे ये निवेदन कि आप अपने योगा एक्सपर्ट के अंडर में जाइए और उनसे जानिए कि किस प्रकार का प्राणायाम आपके शरीर के लिए लाभदायी है। रेहाना जी, एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में तनाव भी एक अमूल्य हिस्सा हो चुका है हमारे जीवन का। जी हाँ। तो तनाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है योग के माध्यम से? आज की जो ज़िंदगी है वो आपाधापी की ज़िंदगी है, प्रतिस्पर्धा भरा हुआ है और इसमें न चाहते हुए भी तनाव हो जाता है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो। तो तनाव को दूर करने में मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रक्रिया में मैं आपको एक छोटी सी ध्यान की क्रिया बताने जा रही हूँ। तो दिन भर में 24 घंटे का समय आपके पास होता है, लेकिन 23 घंटे 50 मिनट आप अपना कार्य कीजिए और 10 मिनट ध्यान के लिए निकालिए, जिससे आप तनाव को दूर कर सकते हैं। इस तनाव को दूर करने का तरीका यह है कि आप दिन भर के काम को निपटाने के बाद आराम से आंखें बंद के बैठ जाइए, पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए श्वास प्रश्वास के माध्यम के द्वारा। उसके पश्चात आप दिन भर की जो घटनाएं हुई हैं उसको मानसिक रूप से पुनरावलोकन कीजिए। दिन भर आपने जो भी एक्टिविटी की, जिन जिन लोगों के आप संपर्क में आए और उससे आपका जो है, जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी क्रियाकलाप हुआ, उससे उसको आपने किस प्रकार से रिएक्ट किया, उसको आपने किस प्रकार से संभाला। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया, तो क्या आप चुप रहे, शांत रहे क्या, या आपने भी उसके ऊपर क्रोध किया? तो इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती गई दिन भर की, उसको आप पुनरावलोकन करते जाइए और उसे अपने मानस पटल पर देखते जाइए। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि मेरा जो क्रोध करना था वह तो वाजिब नहीं था, मेरे शांत रहने से भी काम हो सकता था। तो अगली बार जब ऐसी स्थिति जब आएगी तो आप समझ जाएंगे कि आपको अपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ये छोटा सा दिन भर की घटनाओं को पुनरावलोकन करने का अभ्यास आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। रेहाना जी, हमारे एक कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। 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 हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ, पांडी जी। जी सुंदरलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? अरे गुस्सा आता है, मैं बीपी शुगर वाला हूँ। बीपी शुगर वाले हैं और गुस्सा बहुत आता है जी। इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है रेहाना जी? हाँ। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो एक डिसऑर्डर है और पहले भी हमने इसके 2-3 अभ्यास बता चुके हैं, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशल एक प्राणायाम बताने जा रही हूँ और उस प्राणायाम का नाम है शीतली या शीतकारी प्राणायाम। तो इसके लिए जो है आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में रहते हैं या फिर आपके दांतों में संक्रमण है तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तो शीतली प्राणायाम आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखना है और फिर अपनी जीभ को बाहर निकालकर ट्यूब नुमा बनाना है। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रही हूँ। अपनी जीभ को बाहर निकालिए, ट्यूब नुमा बनाइए। अब सांस को अंदर लेंगे और फिर सांस को छोड़ना है। तो जब सांस छोड़ेंगे तो आपको अपने मुंह को बंद कर लेना है। ट्यूब नुमा बनाकर सांस लीजिए और अब मुंह को बंद कर नाक से सांस छोड़िए। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को 9 से 11 बार दोहराइए। यह जो था शीतली प्राणायाम। लेकिन जो अधिकांश लोग अपनी जीभ को मोड़ नहीं पाते हैं, उनको रोल बनाने में तकलीफ होती है, तो ऐसे लोग जो हैं अपने दांतों को एक के ऊपर एक पंक्ति बनाकर रख लेंगे इस प्रकार से और फिर आपको दांतों के छिद्र से सांस अंदर लेनी है और फिर मुंह को बंद कर नाक से सांस छोड़ना है। इस प्रकार से देखिए, सांस अंदर लिए, अब मुंह को बंद कर सांस छोड़िए।
तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आपके हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन आप इसके साथ हमने इससे पहले और भी 2-3 अभ्यास बताए हैं, उस अभ्यास को भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिसमें हृदय मुद्रा प्रमुख मुद्रा है हाई ब्लड प्रेशर के निवारण तो में। रेहाना जी, ये तब भी किया जा सकता है जब उनको गुस्सा आए? गुस्से के लिए तो शशांक आसन है जी, तो उम्मीद है आप इस योगाभ्यास को ज़रूर करेंगे और अपने गुस्से को भी नियंत्रित करेंगे और अपने हाई ब्लड प्रेशर को भी। हमारे एक और कॉलर हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। मैडम नमस्ते और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भगत जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चों को जो व्यायाम कराना है जी, तो बच्चों के व्यायाम के साथ साथ उनके खाने को हमको किस तरह से ध्यान में रखना है जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे और उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो ज्यादा विकास कर सके। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भगत राम जी का। रेहाना जी, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, आहार का जो है हमारे स्वास्थ्य से एक प्रमुख संबंध बना हुआ है। आहार के द्वारा अपने स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि बच्चों को जो है आप जंक फूड न दें, उनको तला भुना चीज़ न दें, उनको पौष्टिक आहार दें और बाहर की चीज़ों जैसे कि चिप्स हुआ या बिस्किट हुआ, इस प्रकार की चीज़ों को जो है उनको खाने से रोकें और घर का ही भोजन उन्हें दें, जिसमें ज़्यादातर हरी सब्जियाँ और फल संतुलित मात्रा में हो। तो भगत राम जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। आप अच्छा संतुलित आहार बच्चों को दें, साथ ही योगाभ्यास कराएं, उनका इम्यूनिटी पावर डेफिनेटली बढ़ेगा। इंटरनेट का युग है रेहाना जी, जी हाँ, है ना? तो हम किसी भी माध्यम से, फ़ोन से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से दूर नहीं रह सकते। ऐसे में हमारी आंखों पर बहुत असर पड़ता है। तो इस युग में सबसे जुड़े हुए होकर भी नेत्रों को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? जी हाँ, लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करना, मोबाइल के संपर्क में रहना, इससे आपकी आंखों की मांसपेशियों में तनाव आता है, कई बार दर्द बना रहता है या कई आंखों में रूखापन की समस्या भी देखने को मिलती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हर 2-3 घंटे के अंतराल में अपनी आँखों को विश्राम दीजिए। अगर आप चाहें तो ठंडे पानी के छींटे भी आँखों में मार सकते हैं, जिससे आँखें साफ होंगी और आँखों को पोषण प्राप्त होगा। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ जरूरी योगाभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें जो पहला योगाभ्यास है उसका नाम है आँखों पर हथेली रखने का अभ्यास। तो इसके लिए आपको अपनी दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ना है। जब दोनों हथेलियाँ गर्म हो जाएं, आपका पाम का हिस्सा, हथेली का हिस्सा, तो फिर आपको गर्म हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर अपनी बंद आँखों के ऊपर रखना है। इस प्रकार से अपनी हथेलियों को तेजी से रगड़िए और कप नुमा बनाकर बंद पलकों के ऊपर रखिए। इस क्रिया से आपकी आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन प्राप्त होगा और उनका तनाव दूर होगा। दूसरी जो क्रिया है इस क्रम में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है जल्दी जल्दी पलकों को झपकाने का अभ्यास। रेहाना जी, इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे थोड़ी देर से लेंगे। हमारे एक कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। यहाँ पे बोल रहे हैं सर, छतरपुर जिला से। जी यादव जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए। जी, पेट के लिए पूछ रहे थे मैम कि पेट के लिए कोई ऐसा योगा है जिससे उसकी मतलब गैस कम हो, पेट में गैस बनती है थोड़ी। जी, गैस का प्रॉब्लम, ये भी एक आम समस्या है रेहाना जी। जी हाँ, गैस की जो समस्या है एक आम समस्या है। इसलिए जो जरूरी अभ्यास है वह है वज्रासन का अभ्यास। तो भोजन के 10 मिनट पहले और भोजन करने के जस्ट बाद आप वज्रासन का अभ्यास कीजिए। इसके लिए आपको अपने पैरों को, घुटनों को मोड़कर बैठना है, दोनों हाथों को आराम से अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। तो यह जो वज्रासन का अभ्यास है वह आप किसी कुशल योग शिक्षक से सीखिए। जी, तो यादव जी, उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक योगा एक्सपर्ट ढूंढिए अपने आसपास और उनके अंडर में आप ये योगाभ्यास कीजिए ताकि आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाए। रेहाना जी, योग एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा हो उतना कम है और समय हो चला है कार्यक्रम में अब विदा लेने का। तो आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, योग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।